हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के पूरे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारा पाठ्यक्रम है जो हमें पढ़ना है इस बार थर्ड सेमेस्टर में, हमें उसके पूरे इंट्रोडक्शन की बात करनी है। तो आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड पेपर है वो पेपर का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पेपर का नाम क्या है वो देखिए। जो थर्ड सेमेस्टर में गृह विज्ञान है, विषय का नाम गृह विज्ञान है और पेपर का नाम उन्नत पोषण एवं मानव विकास। उन्नत पोषण एवं मानव विकास नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो भी लिया गया है ये पार्ट कहाँ से लिया गया है, कौन से ब्रांच से लिया गया है। इसमें ये जो उन्नत पोषण है इसको देखिएगा आप लोग, ये कहाँ से लिया गया है, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस से लिया गया है। और ये जो पार्ट है ये ह्यूमन डेवलपमेंट है ही, या फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट है ही, इसे या तो कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो हमारा दोनों पार्ट है, जो ये दोनों ब्रांच हैं, ये हमारे होम साइंस जो पांचों ब्रांच है उन्हीं के कुछ पार्ट लिए गए हैं जो आपको हर सेमेस्टर वाइज डिवाइड करके पढ़ना होता है। तो जिसमें हमें थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ना है। तो हम इसके सिलेबस की शुरुआत जब करते हैं तो इसमें देखिएगा आप लोग, जो आपका सेकंड सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े थे कि जो हमारा न्यूट्रिशन साइंस है, जो न्यूट्रिशन साइंस है उसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे तत्व हैं, पोषक तत्व, वो सब आप लोग पढ़े थे। और भोजन क्या है, आहार क्या है, आहार योजना क्या है, ये सब आप लोग पढ़े थे। इस बार हमको क्या पढ़ना है, जो पोषण है, विभिन्न अवस्थाओं में पोषण, विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार का पोषण दिया जाना है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो उन्नत पोषण है हमारा, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। जो सिलेबस है हमारा उसमें 8 यूनिट हैं। कितने हैं? 8 इकाइयाँ, 8 यूनिट हैं, जिसमें से 4 करके पार्ट को डिवाइड किया गया है, जिसमें से 4 यूनिट उन्नत पोषण से और 4 यूनिट मानव विकास से लिया गया है। जिसमें देखिएगा जो उन्नत पोषण है इससे क्या लिया गया है। सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट यूनिट में, ये तो आप लोग फर्स्ट यूनिट करके सेकंड यूनिट करके ऐसे पढ़िए, या फिर पूरे इंट्रोडक्शन के एक साथ हम लोग समझते हैं। देखिएगा आप लोग, विकास की जो अवस्थाएं हैं इसमें भी तो आप लोग वही विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। और इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ आहार को ही नहीं बल्कि इस सभी अवस्थाओं में ये पोषण को पढ़ना है आप लोग को। तो देखिएगा, सबसे पहले विकास की कौन सी अवस्था होती है, गर्भावस्था होती है। लेकिन यहाँ गर्भावस्था की बात ना करके सबसे पहले हम शैशवावस्था की बात करते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था, इसके बाद वृद्धावस्था। ये जो 5 अवस्थाएं हैं, इन्हीं 5 अवस्थाओं में, इस 5 अवस्थाओं में जो लोग हैं, इन 5 अवस्थाओं के, उनको किस प्रकार का आहार हमको देना है, उनकी अवस्था को ध्यान में रख करके हमको आहार को देना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो इसमें हमें पढ़ना है वो है इसमें देखना है पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता, यानी कि इस अवस्था के जो लोग हैं उनको किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता है। इसके बाद है आरडीए। आरडीए का नाम आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, किसी भी सेमेस्टर में आप लोग को नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा आरडीए। आरडीए एक चार्ट होता है, इसका फुल नेम होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि इसे विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, ICMR के द्वारा, WHO के द्वारा क्या किया जाता है,
एक आहार का एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें इन सभी विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ता है कि उन्हें उनकी आयु के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार, उनकी अवस्था के अनुसार कितना आहार और कितनी मात्रा में देना है, ये सारी चीज़ें इसमें फिक्स करके लिख दी जाती है इस चार्ट में। और ये चार्ट जो है RDA चार्ट हर 10 साल में बदलता रहता है। आगे लेसन की शुरुआत जब हम करेंगे तो इसमें RDA के बारे में डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी। बस ये जानिएगा कि जो ये RDA होता है ये एक चार्ट होता है जिसमें विभिन्न अवस्थाओं के लोगों के लिए उनके कार्य को, उनके लिंग को, उनके कार्य को ध्यान में रखते हुए आहार का एक चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद RDA के बाद हम बात करेंगे आहार योजना। आहार योजना यानी कि जब हमें पोषण की आवश्यकता पता हो गई, RDA चार्ट पता हो गया, ये सब पता करने के बाद इनके आहार के लिए हम किस प्रकार से योजनाएं बनाएंगे। और इनके साथ ही साथ अब देखिएगा एक लास्ट पॉइंट है विशेष अवस्थाओं के दौरान, विशेष अवस्थाओं के दौरान इसमें भी आपको वही पढ़ना है, लेकिन ये देखना है कि जो विशेष अवस्थाएं हैं इस विशेष अवस्थाओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप लोग विकास की अवस्थाएं तो पढ़ लिए, लेकिन ये विशेष अवस्थाओं में क्या क्या आ रहा है, जैसे गर्भावस्था और धात्री अवस्था या स्तनपान की अवस्था। इस अवस्था में भी हमें वही पढ़ना है जो हमें इन अवस्थाओं में पढ़ना था, लेकिन इसे इन दोनों अवस्थाओं की एक विशेष अवस्था दे दी गई है। जिस प्रकार से विभिन्न रोगों को ध्यान में रखकर जब हम पोषण करते हैं तो उस समय हमारा चार्ट कुछ अलग होता है, लेकिन ये सिर्फ अगर हमें विकास की अवस्था के अनुसार RDA पढ़ना है, पोषण की अवस्था पढ़नी है, आहार योजना पढ़ना है, तो इन विशेष अवस्थाओं के दौरान भी यही तीनों पॉइंट पढ़ने हैं। तो ये जो इतना हमने अभी बताया, यही इतने को आपको 4 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट था उन्नत पोषण और सेकंड पार्ट में है मानव विकास। तो मानव विकास में आप लोग देखिएगा कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पार्ट में आप लोग ये पढ़े थे कि जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन सब के साथ ही साथ आप लोग पढ़े थे गर्भावस्था को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जन्म की, बच्चे के जन्म की पूर्व की क्या अवस्था है, बाद की क्या अवस्था है। इन सब के बाद आप लोग पढ़े थे शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ तक आप लोग फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें आप लोग इतना पढ़ लिए थे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में उसके जस्ट आगे से अगर आप लोग पिछला नोट्स रखे हों तो उसमें से एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके जस्ट आगे से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है आप लोग को। थर्ड सेमेस्टर में यहाँ देखिएगा आपको क्या पढ़ना है, इसमें से पढ़ना है मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, आप लोग विकास की अवस्थाओं में ये पढ़े होंगे कि जो बाल्यावस्था है इसको नॉर्मली एक अवस्था अगर कहे तो बाल्यावस्था, लेकिन इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद आता है किशोरावस्था, लेकिन किशोरावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच एक और अवस्था पाई जाती है जिसमें इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है, इसको हम वयासंधि की अवस्था भी कहते हैं। वयासंधि की अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे संधि का नाम दे दिया गया है। संधि मतलब जोड़ होता है, जो इन दोनों अवस्थाओं को जोड़ने का काम कर रही हो। और किशोरावस्था को और क्या कहते हैं?
किशोरावस्था को भी 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। जिस प्रकार से मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था था, ये 3 भाग थे इसके। उसी प्रकार से किशोरावस्था को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इसके बाद ये जो किशोरावस्था है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था पूर्व किशोरावस्था, उस पूर्व किशोरावस्था को और क्या कहते हैं? यवनारंभ की अवस्था। यौनारंभ की अवस्था, किशोरावस्था की जो पूर्व की अवस्था होती है उसको यौनारंभ की अवस्था कहते हैं। जिस समय बालक और बालिकाओं में किशोरावस्था में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप उनके जो लक्षण उन्हें एक दूसरे से भिन्न करते हैं, उसे कौन सी अवस्था कही जाती है? यौनारंभ की अवस्था। यौनारंभ मतलब यौवन के आरंभ की जो अवस्था, यानी किशोरावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, किशोरावस्था के बाद आप लोगों को क्या अवस्था पढ़नी होती है? वयस्कावस्था। वयस्कावस्था, वयस्कावस्था के बाद युवा अवस्था। युवा अवस्था, इसके बाद वृद्धावस्था आती है। तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना क्या है इन सब अवस्थाओं में? तो ये जो मध्य बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था, वयस्क की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब में, और ये यौनारंभ की अवस्था, इतने में हमें क्या पढ़ना है? इसमें हो रहे भाषा विकास, भाषा विकास के साथ ही साथ सबसे पहले शारीरिक विकास देखिएगा। शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक, ये जो सांवेगिक अवस्था है इसी को भावात्मक अवस्था भी कहते हैं। भावात्मक विकास, भावनात्मक, सांवेगिक विकास को। इसके बाद है ये जो इतने विकास पढ़ने हैं आपको, इन चारों अवस्थाओं में इतने विकास पढ़ने हैं। इसके बाद इन अवस्थाओं में हो रहे परिवर्तन, परिवर्तन ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है? किशोरावस्था में। और यहाँ पे जो हमने बताया ये इतना, ये हर किसी में जो परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, ये सब पढ़ने के साथ ही साथ अलग से परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में। जैसा कि किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनके अपने एक अलग ग्रुप सर्कल होते हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो परिवार से दूरियां बनाने लगते हैं और अपने फ्रेंड लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगते हैं। इसके साथ ही साथ आपको और देखने को मिलता है कि ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं उनमें ये समस्या देखने को मिलती है कि वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आखिर किस अवस्था में है। किसी कार्य को करने के परिणाम स्वरूप उनको कहा जाता है तुम अभी बहुत छोटे हो, और कुछ कार्य को करने के परिणाम स्वरूप उन्हें बताया जाता है तुम बहुत बड़े हो। बच्चे इस अवस्था में कंफ्यूज जाते हैं कि वो आखिर किस अवस्था में हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इस अवस्था में कुछ समस्याएं भी होती हैं। जैसे समस्याओं में बच्चों की संगत अगर बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन समस्याओं में कभी वो देखिए एल्कोहल लेने लगते हैं, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि जो गलत आदतें हैं ये सब आ जाती हैं उनमें। इसके साथ ही साथ समस्याओं में और देखने को मिलता है ये विभिन्न प्रकार के रोग भी उनमें आ जाते हैं, जैसे एड्स की भी समस्या इसमें देखने को मिलती है आपको। और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देखिएगा ये जो वयस्कावस्था है, युवावस्था और वृद्धावस्था, इस अवस्था में आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें भौतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भौतिक और दैहिक परिवर्तन,
भौतिक और दैहिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ इस अवस्था में कुछ समायोजन भी देखने को मिलता है। समायोजन, समायोजन, और ये समायोजन किस प्रकार का होगा? ये समायोजन शैक्षिक होता है, शैक्षिक के साथ ही साथ व्यावसायिक, व्यावसायिक, इसके बाद है शैक्षिक परिवर्तन, व्यावसायिक परिवर्तन, और इसके बाद वैवाहिक जीवन में, और इसके बाद इनके साथ ही साथ पितृत्व। इसमें आप ये समझिएगा कि इस अवस्था में जो समायोजन इनको करना पड़ता है, कभी अपनी शैक्षिक जो सर्कल है उसमें समायोजन करना पड़ता है। इसके बाद व्यावसायिक, जहाँ वो व्यवसाय कर रहे हों उसके साथ ही साथ इनको क्या करना पड़ता है, अपने जीवन के साथ ही साथ इसमें समायोजन करना पड़ता है। इसके बाद वैवाहिक जीवन में समायोजन, और फिर इनके साथ ही साथ पितृत्व, माता पिता के लिए उनमें जो समायोजन देखने को मिलता है, किस प्रकार से वो माता पिता के लिए अपने आप को परिवर्तित करते हैं, या माता पिता के साथ उनको क्या, किस प्रकार से रहना है, क्या उनको सुविधाएं देनी है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद और क्या देखने को मिलता है कि पितृत्व के साथ उनका क्या समायोजन है, इन सब के साथ ही साथ लास्ट में जो उनकी सेवानिवृत्ति की अवस्था होती है, सेवानिवृत्ति भी पढ़ना पड़ता है। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति यानी कि सेवा से निवृत्ति। यहाँ पे जो ये जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, इस व्यवसाय से जब वो लास्ट स्टेज में होता है, यानी कि व्यवसाय जो अब पूरा करके, अपना कोई व्यवसाय पूरा करके जब वो एक गृहस्थ जीवन जीना प्रारंभ कर देता है, ऐसी अवस्था को क्या, सेवानिवृत्ति की अवस्था, यानी कि सेवा से वो छुटकारा पा चुका हो। किसी भी कार्य को अगर वो पहले कर रहा है, अब उससे वो दूर जा चुका है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, सेवानिवृत्ति की अवस्था। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमको पढ़ना, और ये सभी क्या है, सेकंड पार्ट में पढ़ना है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में हम एक एक चैप्टर वाइज इसमें से आप लोग को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।